fine. They're much. How's it look? Not good. Hey! We might be able to keep her! And it'll be hard talking to a couple. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक स्पेस सर्वाइवल मूवी को जिसकी स्टोरी वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स यानी मंगल ग्रह पर हैं। वो एक मिशन पर आए हुए हैं। वो लोग मंगल ग्रह से काफी सारे सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी उनकी शिप कंट्रोलर उन्हें तूफान के बारे में बताती है जो कि तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। सभी एस्ट्रोनॉट्स को बताया जाता है कि इस तूफान का फोर्स 8600 न्यूटन है जो कि बहुत ज्यादा होता है। लुइस जो कि इस मिशन की कमांडर है वो सबको मिशन अबॉर्ट करके वापस शिप में आने को बोलती है। सभी एस्ट्रोनॉट्स जल्दी से शिप के अंदर जा रहे होते हैं। तभी तूफान की वजह से मलबे का एक बड़ा सा टुकड़ा मार्क वॉटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से टकरा जाता है जिससे वो एस्ट्रोनॉट काफी दूर जाके गिरता है। मिशन कमांडर लुइस उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो मिलता ही नहीं है। सभी को लगता है कि मार्क मर चुका है। उसके बाद वो सभी अपनी शिप में बैठकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। पूरे देश में न्यूज फैल जाती है कि मार्स मिशन कैंसिल हो गया और इसमें एक एस्ट्रोनॉट की जान भी चली गई। लेकिन मार्क के नसीब में इतनी जल्दी मरना नहीं लिखा था। तूफान के वक्त वो सिर्फ बेहोश हो गया था। उसके कम्युनिकेशन डिवाइस की एक रॉड टूटकर उसी के पेट में घुस गई थी जिसकी वजह से उसका अपनी टीम से कनेक्शन खत्म हो गया था और उन्हें लगा कि मार्क मर गया है। वो जल्दी से अपने शेल्टर में जाता है जो उन्होंने मार्स पर लैंडिंग के बाद बनाया था। इस शेल्टर के अंदर का एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा है। इसमें एयर प्रेशर को स्टेबल रखने के लिए काफी मशीनरी का यूज किया गया है। वो अपना सूट उतारकर उस रॉड को अपने पेट से बाहर निकालता है। उसके घाव से काफी खून निकल रहा था तो वो उसे अच्छे से स्टिच कर देता है। उसके बाद वो नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने स्टेटस के बारे में मैसेज तैयार करके नासा स्पेस स्टेशन को भेजने की कोशिश करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है। इस पूरे प्लानेट पर वो अकेला था। उसके पास ऑक्सीजन और बाकी की चीजें तो थी लेकिन खाने के लिए फूड बहुत ही लिमिटेड था। वो हिसाब लगाता है उसके पास सिर्फ 31 डेज का खाना बचा हुआ था लेकिन तभी उसे याद आता है कि बाकी क्रू मेंबर्स का खाना भी बचा हुआ है जिससे वो दोबारा कैलकुलेशन करता है और अब उसके पास 31 नहीं बल्कि 300 दिनों का राशन है जिसे अगर वो थोड़ा और कम खाए तो उसे 400 दिनों तक चला सकता है। अगर वो एक साल भी सरवाइव कर जाए तो क्या फायदा, उसके बाद वो क्या करेगा। नासा का अगला मार्स मिशन 4 साल बाद के लिए शेड्यूल्ड था तो मार्क को बचे हुए 3 साल के लिए खाना उगाना पड़ेगा लेकिन मंगल ग्रह पर लाइफ नहीं है तो फसल उगाना इम्पॉसिबल था। मार्क काफी समझदार इंसान था। वो जानता था कि फसल उगाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला उपजाऊ मिट्टी, दूसरा पानी और तीसरा सही एनवायरनमेंट। शेल्टर के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अर्थ जैसा था। अब उसे पानी और उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करना था। वो सबसे पहले शेल्टर के एक अलग हिस्से में बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करके उस जगह को प्लास्टिक से कवर कर देता है। फिर वो ह्यूमन वेस्ट को कलेक्ट करके उससे खाद बनाता है जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम करेगा और फिर वो उस खाद के ऊपर आलू को रख के उसे मिट्टी में दबा देता है। अब बारी थी पानी बनाने की। वो जानता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में जलाने से वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं और उसके पास काफी अमाउंट में हाइड्रोजन थी तो वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और ये काम कर जाता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है क्योंकि रेट ऑफ ऑक्सीजन काफी ज्यादा हो गया था तो वो सारी कैलकुलेशन को दोबारा करके उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और इस बार ये सही से काम कर जाता है। वहाँ प्लास्टिक पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं। लास्ट में वो सोलर पैनल की हेल्प से सनलाइट की रिफ्लेक्शन को मिट्टी के ऊपर कर देता है। डे 54 पर वो देखता है कि मिट्टी में एक छोटा सा पौधा उग गया है। उसके 48 डेज बाद वहाँ मिट्टी में काफी सारे पौधे उग जाते हैं जिसमें से वो बड़े साइज के आलू को निकाल लेता है और छोटे आलू को वापस मिट्टी में दबा देता है। ये चीज तो सॉर्ट हो गई। अब उसे उस लोकेशन का आइडिया लगाना था जहाँ पर 4 साल बाद नासा के अगले स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। कैलकुलेशन के बाद उसे पता चलता है कि वो लोकेशन शेल्टर से 3200 किलोमीटर दूर है। उसके पास एक वर्किंग रोवर है लेकिन वो एक बार में सिर्फ 35 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर सकता है। उसके बाद उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। उस हिसाब से उसे 3200 किलोमीटर जाने में 50 दिन लग जाएंगे। एक दिन नासा
नासा की एक कंट्रोल ऑपरेटर को एक मैसेज में कुछ कोऑर्डिनेट्स रिसीव होते हैं जो कि उसी मार्स मिशन की लोकेशन के होते हैं। जब वो उन्हें ओपन करके सैटेलाइट इमेजेस को देखती है तो उसे मार्स पर शेल्टर के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। वो देखती है कि उन दो फोटोज में एक चीज मूव करके दूसरी तरफ चली गई है। ये देखकर वो तुरंत अपने सीनियर्स को कॉल करती है। तभी वहाँ पर मार्स मिशन का डायरेक्टर विंसेंट और नासा का डायरेक्टर आता है। उन्हें समझ आ जाता है कि मार्क अभी जिंदा है और ये जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें ये न्यूज़ मीडिया को बतानी पड़ती है। उसके बाद सभी लोग सैटेलाइट के जरिए मार्क की एक्टिविटीज़ पर हर टाइम नज़र रखना शुरू कर देते हैं। मार्क अपने रोवर में बैठकर हर दिन कहीं जाता है। इस बात से वो सभी साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जरूर एरिस 4 जाने की तैयारी कर रहा है। एरिस 4 मतलब वो जगह जहाँ पर 4 साल बाद अगले मिशन के लिए शिप को उतारा जाएगा। तब तक के लिए वो मार्क के खाने का सामान भेजने की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक मीटिंग बिठाई जाती है। सभी रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स बताते हैं कि मार्क तक फूड सप्लाई करने में 9 महीने लग जाएंगे, लेकिन नासा डायरेक्टर उन्हें 3 महीने की डेडलाइन देता है और कहता है कि जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट को 3 महीने में कंप्लीट करना होगा। मिशन डायरेक्टर विंसेंट रोज मार्क की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि मार्क आखिर रोज क्या ढूंढने जाता है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। वो मार्स की एक पिक्चर पर मार्कर से कुछ डॉट्स लगाकर उन्हें स्केल से मेजर करता है और उसी टाइम वो समझ जाता है कि मार्क मंगल ग्रह पर क्या ढूंढ रहा है। विंसेंट फौरन फ्लाइट पकड़कर कैलिफोर्निया की एक साइंटिफिक लेबोरेटरी में जाता है। वो वहाँ पर रखी एक मशीन से कपड़े को हटवाता है। उस मशीन का नाम है पाथफाइंडर। मार्क भी रोज उसी पाथफाइंडर को ढूंढने जाता था और उसे एक दिन वो मिट्टी में दबा हुआ मिल जाता है। ये वो पाथफाइंडर है जो नासा के किसी पुराने मिशन में मंगल ग्रह पर भेजा गया था और इसकी बैटरी खराब होने की वजह से इसे डेड घोषित कर दिया गया था। मार्क उस पाथफाइंडर को अपने रोवर में उठाकर शेल्टर के बाहर रख देता है। उसके बाद वो उसे खोलकर एक नई बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता है और ये पाथफाइंडर ऑन हो जाता है। उससे भी शॉकिंग बात ये है कि वो उसके कनेक्टिंग डिवाइस को सिग्नल भी भेजना शुरू कर देता है, जिसको नासा के साइंटिस्ट एक्सेस कर रहे थे। मार्क एक बोर्ड पर अपना क्वेश्चन लिखता है। उसके लेफ्ट और राइट साइड में वो यस और नो का बोर्ड लगाता है, जिस पर लिखा होता है कि आर यू रिसीविंग मी। नासा के साइंटिस्ट कैमरे को यस की तरफ घुमा देते हैं। ये देखकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। साइंटिस्ट और मार्क दोनों जानते थे कि सिर्फ यस और नो वाले मेथड से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो वो कोड वर्ड लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। कोड मिलने के बाद मार्क बैठकर उन्हें डिकोड करके सेंटेंस बनाता है और फिर उसका रिप्लाई लिखकर बोर्ड पर लगा देता है। नासा के साइंटिस्ट मार्क को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे वो रोवर के सिस्टम को हैक करके उसे पाथफाइंडर से कनेक्ट कर लेता है और अब वो ईमेल के जरिए आपस में बातें करने लगते हैं। इस कॉन्वर्सेशन को देखकर पूरी यूनिट खुश हो जाती है कि आखिर मार्क जिंदा है और वो एकदम ठीक है। मार्क पूछता है कि मेरे क्रू मेंबर्स को मेरे जिंदा रहने की खबर सुनकर कैसा लगा। विंसेंट इस क्वेश्चन पर चुप हो जाता है। एक्चुअल में उन्होंने मार्क के साथी एस्ट्रोनॉट्स को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो सभी एस्ट्रोनॉट्स एक मिशन पर स्पेस में हैं और नासा नहीं चाहती कि ये न्यूज उन्हें बताई जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनका फोकस डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन मार्क का कंप्लीट स्टेटस पता चलने के बाद उसके साथी एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में बता दिया जाता है कि मार्क अभी जिंदा है। ये सुनकर सभी क्रू मेंबर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिशन कमांडर लुइस को ये जानकर दुख होता है। वो मार्क की इस सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। मार्क आलू की फसल को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। पृथ्वी से मंगल ग्रह पर चल रही कॉन्वर्सेशन को अब पूरी दुनिया देख रही थी। नासा के साइंटिस्ट फूड सप्लाई मिशन पर तेजी से काम करने लगते हैं। मार्स पर भी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से शेल्टर के फसल वाले हिस्से में मॉल फंक्शन की वजह से धमाका हो जाता है और सारी फसल खराब हो जाती है। मार्क जानता था कि ये गलती उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 200 दिन का खाना बचा था। वो ये सारी डिटेल्स नासा को भी भेज देता है। वो लोग लॉन्च की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मार्क अब वहाँ पर फिर से फसल नहीं उगा सकता है, क्योंकि उसके पास खाद, हाइड्रोजन बर्नर और भी जरूरी चीजें नहीं हैं। नासा रॉकेट के चैम्बर में खाने का सामान रख दिया जाता है, जो कि लगभग 3 महीने बाद मार्क तक पहुंच जाएगा। अगले दिन लॉन्चिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रॉकेट एकदम परफेक्टली टेक ऑफ करता है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद उसमें खराबी आ जाती है और वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। नासा के साइंटिस्ट ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी 3 महीने की मेहनत वेस्ट चली गई और दूसरी तरफ अगर मार्क तक समय रहते फूड नहीं सप्लाई किया गया तो वो भूख से मर जाएगा। और जब
जब मार्क को ये बात पता चलती है तो वो भी हिम्मत हार जाता है। वो मैसेज भेजता है कि अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरी फैमिली का ध्यान रखना। नासा साइंटिस्ट हार नहीं मानते हैं, वो दोबारा से ट्राई करते हैं। इस बार वो प्रोजेक्ट को 1 महीने पहले ही कंप्लीट करने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच में एक लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम है रिच। वो नासा के एस्ट्रोडायनामिक्स में काम करता है। इस मिशन से रिलेटेड वो सारी कैलकुलेशंस को करके मिशन डायरेक्टर विंसेंट को बताता है कि तुम्हारा फूड सप्लाई प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होगा। वो इसके काफी सारे रीजंस भी बताता है और लास्ट में वो एक प्लान सजेस्ट करता है। वो बताता है कि हर्मिस को मार्स तक सिर्फ 3 महीनों के अंदर भेजा जा सकता है। हर्मिस उस स्पेसशिप का नाम है जिसमें मार्क के साथी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मिशन पर गए हुए हैं। रिच बताता है कि अर्थ से रॉकेट को लॉन्च करके डायरेक्ट मार्स तक पहुंचाने में काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन अगर हेर्मिस उसे मार्स तक पहुंचाए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। वो आगे बताता है कि रॉकेट को लिमिटेड खाने के साथ लॉन्च करके अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाए, उसके बाद उसे हर्मिस के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और हर्मिस उसे मार्स की ऑर्बिट में ड्रॉप कर देगा। वहां से मार्क उसमें बैठ जाएगा और उस रॉकेट को वापस लॉन्च करके दोबारा हेर्मिस से कनेक्ट कर दिया जाएगा और फाइनली हर्मिस उसे वापस अर्थ के ऑर्बिट में ड्रॉप कर देगा। रिच का ये प्लान सभी साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो फौरन इस पर काम करने लग जाते हैं। सबसे पहले हर्मिस के सभी एस्ट्रोनॉट से उनकी कंसेंट ली जाती है कि क्या वो इस मिशन पर जाना चाहेंगे या नहीं, और सभी क्रू मेंबर्स इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं। अगले लॉन्च की सारी तैयारियां हो जाती हैं और टाइम से पहले ही लॉन्च को अंजाम दे दिया जाता है। इस बार टेक ऑफ में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अर्थ की ऑर्बिट से बाहर आते ही उसे हर्मिस के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर हर्मिस उसे आगे मार्स तक ले जाता है। मार्क को वहाँ टोटल 461 डेज हो जाते हैं और वो बहुत जल्द इस प्लैनेट को अलविदा बोलने वाला है। वो अपने रोवर में बैठकर उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहां पर वो रॉकेट लैंड करेगा। वो हर 35 किलोमीटर चलने के बाद सोलर पैनल की मदद से रोवर की बैटरी को चार्ज करता है। इसी बीच साइंटिस्ट के सामने एक नई प्रॉब्लम आती है कि मार्स पर लैंडिंग के बाद वापस रॉकेट लॉन्चिंग में फ्यूल की कमी पड़ सकती है। इसलिए उनका मानना है कि उसमें से जितना वेट कम किया जा सके उतना करना होगा, क्योंकि वेट कम होगा तो फ्यूल की खपत भी कम होगी। इसलिए मार्क को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो वापस लॉन्च से पहले रॉकेट में से काफी सारी चीजें निकालकर फेंक दे, जैसे कि रॉकेट का हेड, एक्स्ट्रा सीट्स और विंडो, और फिर रॉकेट के टॉप को कपड़े से कवर कर दे। रॉकेट सक्सेसफुली मंगल ग्रह पर लैंड हो जाता है और फिर मार्क भी बिल्कुल ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है। वो रॉकेट में चढ़ के सबसे पहले सारी विंडोज को इजेक्ट कर देता है। उसके बाद वो रॉकेट के हेड को निकाल देता है और फिर एक्स्ट्रा सीट्स को भी निकालकर बाहर फेंक देता है। लास्ट में वो रॉकेट के टॉप और विंडोज को कपड़े से कवर कर देता है। पूरी देश की नजरें इस टाइम मार्क पर टिकी हुई हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मार्क अपना स्पेस सूट पहनकर रॉकेट के डोर को बंद कर देता है। अब वो लोग मार्क से डायरेक्ट वॉइस कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा देश मार्क की आवाज सुनकर तालियां बजाने लगता है। थोड़ी ही देर में हर्मिस की तरफ से रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। एयर प्रेशर की वजह से रॉकेट का कपड़ा फट जाता है। इतना ही नहीं, प्रेशर इतना तेज था कि स्पेस सूट पहनने के बावजूद भी मार्क की 2-3 पसलियां टूट जाती हैं। मंगल ग्रह की ऑर्बिट से बाहर निकलते हुए रॉकेट से थ्रस्टर को अलग कर दिया जाता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मार्क की स्पीड कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसका कनेक्टिंग लोकेशन से मिस आउट होना कंफर्म था। और हेर्मिस में भी लिमिटेड फ्यूल था। अगर वो प्लान में चेंज करके शिप को मूव करते हैं तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर मार्क सजेस्ट करता है कि लोकेशन पर पहुँचने से पहले वो उस चैम्बर से बाहर निकल जाएगा और अपने सूट के थ्रस्टर का यूज करके वेलोसिटी को जरूरत के हिसाब से कम कर देगा। मिशन कमांडर लुइस उसे इस बात की मंजूरी दे देती है। वो लोग एक बॉम्ब बनाते हैं और शिप के एक छोटे से हिस्से को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि धमाके की वजह से निकलने वाली हवा स्पेस में एटमॉस्फेरिक थ्रस्ट का काम करेगी, जिससे बिना फ्यूल का यूज किए शिप की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और वो मार्क को एग्जैक्ट लोकेशन पर पकड़ लेंगे। वो बॉम्ब को एक्टिवेट करके एक छोटे से चैम्बर को उड़ा देते हैं। उसके बाद मिशन कमांडर लुइस एक रस्सी बांधकर शिप से बाहर निकल जाती है और तभी मार्क भी अपने चैम्बर से बाहर निकलकर लुइस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो अपने सूट के थ्रस्टर का यूज करते हुए ठीक लुइस तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ पाता है। फॉर्चुनेटली वो उसकी रस्सी को पकड़ लेता है।
वो उसी रस्सी को पकड़कर स्पेस में घूमने लगता है। फिर लुइस उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है। फिर रस्सी को खींचकर उन दोनों को वापस शिप के अंदर कर लिया जाता है। मार्क अपने सभी साथियों से मिलकर बहुत खुश होता है। नासा से ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दी जाती है। पूरा देश इस कामयाबी पर खुश होकर मार्क को अपना हीरो मान लेता है। कुछ महीनों बाद मार्क अर्थ पर वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। उसकी ये बेमिसाल जर्नी करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। फाइनल सीन में मार्क कुछ नौजवान एस्ट्रोनॉट्स को एक क्लास में ट्रेनिंग दे रहा होता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए वेगांतिस को सब्सक्राइब भी कर लेना।